एनसीईआरटी अध्याय 10 चलो मंडी घूमने। चले मंडी घूमने। 8 बजते बजते हम सब स्कूल गेट के पास इकट्ठा हो गए। सभी बच्चे बहुत खुश थे। हमारे शिक्षक हम लोगों को घुमाने के लिए पटना सिटी के मारूफगंज अनाज एवं मसाले मंडी ले जा रहे थे। मंडी पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ ट्रक, माल ढोने वाले टेम्पो और सामान ढोने वाले ठेले नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अनाज मंडी में नहीं बल्कि ट्रक व टेम्पो स्टैंड में आ गए हैं। मंडी में हमने देखा कि कई बड़े बड़े गोदाम एवं दुकानें थी। कुछ खाने के होटल एवं बोरे थैले भी दुकानें भी थी। मंडी एक व्यापारी सुलेमान जी हमारे शिक्षक से परिचित थे। वे हमें सभी मंडी की एक खास गली में ले गए। वहां हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक से चावल की बोरियां उतारी जा रही है। सुलेमान जी ने बताया कि इस गली में केवल चावल एवं गेहूं की थोक दुकानें हैं। फिर उन्होंने ट्रक चालक से पूछकर बताया कि ये चावल रोहतास जिले के चावल मिल से आया है। इसके अलावा इस मंडी में भागलपुर, चंपारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, पटना आसपास के चावल भी आते हैं। चावल बिहार की प्रमुख खाद्यान्न है। छोटे किसान अपने गांव या अगल बगल के गांवों में स्थित छोटी धान कूटने वाली मिलों में चावल बनवाकर आप अपने पास रख लेते हैं। उसमें से अपने उपभोग के लिए चावल रखकर विशेष चावल खरीदने वाले छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपेक्षाकृत चावल का बहुत कम मूल्य मिलता है, लेकिन इससे उन्हें सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद छोटे व्यापारी चावलों की स्थानीय मंडी थोक व्यापारी को बेच देते हैं। ये थोक व्यापारी शहर के बड़े थोक व्यापारियों को अपना चावल बेचते हैं। कुछ किसान अपने धान को सीधे चावल मिल को बेच देते हैं। शहरों के थोक विक्रेता मिल से चावल खरीदते हैं और शहर के खुदरा व्यापारी को बेचते हैं। बाजार की कड़ियों को इस चार्ट में भी समझा जा सकता है। किसान, चावल मिल, छोटे मिल में चावल स्थानीय छोटे व्यापारी से जाता है, फिर स्थानीय मंडी से थोक व्यापारी के पास जाता है, बड़े शहरों के थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता के पास जाता है। किसानों को अपने फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों के हित का संरक्षण करना है। प्रत्येक किसान को अपनी फसल के लिए कम से कम इस सरकारी दर की उम्मीद होती है, लेकिन बिहार के अधिकांश किसान इससे वंचित रहते हैं। सरकारी एजेंसियां किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है, लेकिन बिहार में किसानों को इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इससे किसानों का हक मारा जाता है। उपरोक्त रेखाचित्र के अनुसार शहर की मंडी तक चावल तक पहुंचाने में क्या क्या तरीके, थोक और खुदरा विक्रेता में क्या अंतर है, थोक बाजार की जरूरतें क्यों होती है, छोटे किसानों को चावल का कम मूल्य क्यों मिलता है। खेत खलिहान से मिल तक। इसके पश्चात सुलेमान चाचा हम लोगों को आगे लेकर चले। यहाँ लगातार गेहूं की थोक दुकानें थी। प्रायः सभी दुकानों में के आगे बड़ी बड़ी तराजू एवं पीछे गोदाम थे। इन दुकानों में गेहूं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आता है। गेहूं बिहार की दूसरी मुख्य फसल है। चावल की तरह गेहूं भी किसानों से मंडी तक पहुंचता है। गली के अंत में कुछ दुकानें सूजी, आटा और मैदा की थी। सुलेमान जी ने बताया कि तुम्हारे घर के आसपास आटा चक्की होती है, वहाँ से यह आटा या मैदा नहीं आया है। इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी मिलें होती हैं। ऐसी मिलें पटना सिटी, दीदारगंज और दानापुर आदि जगहों पर हैं। ये मिल थोक मंडियों तथा बड़े किसानों से गेहूँ खरीदते हैं। मिल से ये गेहूँ से सूजी, मैदा तथा आटा बनाते हैं। इससे प्राप्त हुआ चोकर भी पशुओं के खाद्य के रूप में मूल्य पर बिक जाता है। इससे मिल मालिकों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बिहार का नक्शा है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर जिला है। धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। यहाँ बिहार के कुल चावल का उत्पादन के 30% से अधिक उत्पादन है तथा काफ़ी चावल मिले हैं। रोहतास में चावल सबसे ज़्यादा होता है।
पीछे दिए गए मानचित्र में दर्शाया धान का उत्पादन क्षेत्र, गेहूं का उत्पादन क्षेत्र, सरसों का उत्पादन क्षेत्र। बिहार में रोहतास, चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर आदि जिलों में गेहूं की अच्छी खेती होती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। सरसों उत्पादक पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय ये सब है। इसके बाद सुलेमान जी हम बच्चों को बाजार के दूसरे हिस्से में लेकर गए। कुछ ठेलों पर ढेर सारे टीन के खाली कनस्तर लदे हुए थे। सुलेमान जी ने बताया कि ये सरसों के तेल के खाली डिब्बे हैं जिन्हें खुदरा व्यवसायी हमारे तुम्हारे घरों से खरीद लाते हैं। बिहार में खाने की अधिकांश सरसों तेल का उपयोग होता है। गाँव में किसान जो प्रायः अपने उपभोग के लिए सरसों तेल उपजाते हुए नज़दीक पेराई मिल में सरसों ले जाकर पेराई कराकर तेल एवं खली ले आते हैं तथा पेराई का मूल्य देते हैं। खली जानवरों को भोजन के रूप में काम आती है। कुछ ऐसे दुकानदार पेराई मिल वाले भी होते हैं जो सरसों को से लेकर एक निश्चित अनुपात में उन्हें तेल देते हैं। बिहार में उत्पादन के प्राय संपूर्ण भाग का खपत अपने प्रदेश में ही हो जाता है। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों से होती है। वहाँ से सरसों तेल विभिन्न प्रकार के पैकिंग के रूप में आता है। सुलेमान जी ने कहा 15 किलोग्राम के पैक इन्हीं कनस्तरों में आते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये खाली कनस्त पुनः उसी तेल कारखानों या पैकिंग स्थल पर भेज देते हैं। इसको बोला जाता है। इसके बावजूद सुलेमान जी हम लोगों को मंडी के उस हिस्से में लेकर गए जिसमें मक्का मकई की खरीद बिक्री होती है। बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादन राज्य है। बिहार में मक्का बहुत लोगों का आहार भी है। यहाँ लोग मक्के का सत्तू, आटा एवं दरा प्रयोग खाने में करते हैं। सुलेमान जी ने बताया कि मक्का किसानों के स्थानीय निकट व्यापारी खरीदते हैं। यह व्यापारी इसे मंडी में थोक व्यापारी को बेचते हैं। थोक व्यापारी इसे मिलों में बेचते हैं। ये मिल वाले जानवरों एवं मुर्गियों का चारा बनाते हैं। किसान सीधे अगर मंडी में आकर यह चारा बनाने वाले मशीनों को बेचते थे तो उनके मक्का का अधिक मूल्य नहीं मिलता। नियंत्रित मंडी में किसान खुली नीलामी द्वारा अपने उत्पादन बेचते तो उन्हें उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता, लेकिन बिहार में नियंत्रित मंडी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण किसान अपनी फसल को स्थानीय व्यवसायियों और निजी मिलों को बेचने को बाध्य हैं। किसान इस मजबूरी का फायदा उठाकर ये व्यवसायी उन्हें फसल के उचित मूल्य नहीं देते। प्रायः यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम होता है। यदि मंडी तक सभी किसान पहुँच हो जाए तो उनकी फसल का आगे है तो ये पढ़ लेते पहले। पूर्व बिहार और कोसी इलाके में मक्का की काफ़ी अच्छी खेती होती है। यहाँ से करीब 6 लाख टन मक्का प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों और देशों को भेजा जा रहा है। कहाँ और कैसे? कोसी इलाकों में जैसे नवगछिया, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर, सेमापुर और गुलाबबाग, पूर्णिया आदि जगहों से मक्का रेलवे द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश को जाता है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ट्रकों से मकई भेजा जाता है। कोलकाता होते हुए यह मक्का बांग्लादेश को जाता है तथा विशाखापट्टनम और मुंबई के बंदरगाहों से यह मक्का पानी के जहाज से अर्जेंटीना और मलेशिया तक जाता है। बिहार से मक्का की सप्लाई उचित मूल्य मिलने लगेगा। इससे स्थानीय व्यवसाय भी किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य देने को बाध्य हो जाएंगे। इन फसलों में से 2 फसलों के बाजार की कड़ियों किसान के भोक्ता रेखा चित्र जो आपके इलाके में उगाया जाता है। आगे चलते हैं। बाजार में से मंडी बागान से मंडी अब दिन के 2 बज चुके थे। हमें भूख लग गई और हम काफ़ी थक भी गए थे। शिक्षक ने कहा अब हम लोगों को चलना चाहिए। अगले सप्ताह फलों की मंडी पटना के बाजार समिति चलेंगे। अगले सप्ताह हम सुबह सुबह फल मंडी पहुँचे। यहाँ चारों ओर फलों की ही दुकानें थी। कहीं आम ही आम नज़र आ रहे थे तो कहीं केले की बड़ी आढ़त थी, कहीं सेब की तो कहीं नारंगी की ढेर और कहीं अंगूर की बहुत सारी पेटियां रखी हुई थी। कहीं आम की सुगंध तो कहीं सड़े नारंगी की बदबू आ रही थी। हमारे शिक्षक के अनुरोध पर महताब साहब फल मंडी के
बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग की ओर ले गए जहां आम व लीची के बड़े बड़े टोकरे और पेटियां रखी हुई थी। यहाँ कई तरह के आम नजर आ रहे थे। कुछ आम कच्चे तथा कुछ आम पके थे। कई प्रकार की लीचियां थी, कुछ बड़े, कुछ आकार में छोटे और सूखे। ये बागान से फल मंडी तक पहुंचने में देर होने के कारण सूख गए थे। फलों के बागान से फल मंडी तक पहुंचने एवं फल मंडी से उपभोक्ता तक पहुंचने में कई चरण होते हैं और इसमें कई लोग शामिल होते हैं। महताब साहब ने सबसे पहले हमें आमे के बारे में बताया। बिहार के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। पटना शहर के दीघा का दूधिया, मालदा एवं भागलपुर का जर्दालू आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार से बाहर भी भेजा जाता है। इस मंडी में आम बिहार के कई हिस्सों से आता है। फल मंडी से छोटे दुकानदार, ठेले वाले और टोकरियों में फल बेचने वाली महिलाएं फल खरीदती हैं। इस प्रकार पटना के बाजार और मोहल्लों में फल पहुंचता है। जर्दालू आम भागलपुर। महताब साहब ने बताया कि बागान से मंडी तक आम कई कड़ियों से होकर आता है। पहला, व्यापारी किसानों से उनके आम के बागान के मंजर आने के बाद खरीद लेते हैं। वे पेड़ की धुलाई एवं कीटनाशक का छिड़काव अपने स्तर से करते हैं। वे किसान से यह करार करते हैं कि आम उत्पादन का कुछ हिस्सा वह किसान को देंगे। फल आने तक वह आम तोड़कर उसे ट्रक से फल मंडी पहुंचाते हैं। दूसरा, व्यापारी किसानों से उनके आम के बगीचे 3 या 5 साल की अवधि के लिए भी खरीद लेते हैं एवं किसान को पैसा के अलावा प्रत्येक वर्ष फल आने पर उत्पादन का कुछ हिस्सा देंगे। तीसरा, कुछ बड़े किसान खुद अपने आमों को बागान से तोड़कर मंडी तक पहुंचाते हैं। इन्हें ज़्यादा कमाई होती है। लीची। इसके बाद महताब साहब ने आम मंडी से सटी लीची मंडी में जाकर हम लोगों को लीची के बारे में बताया। लीची भी इन्हीं बाजार कड़ियों से होकर जगह जगह, देशों और कोने कोने तक पहुंचती है। भारत की कुल लीची उत्पादन का लगभग 80% बिहार में होता है। 80% बिहार में। यहाँ तक कि शाही लीची काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादक होता है। इसलिए मुजफ्फरपुर से ट्रेन एवं ट्रक से लीची कानपुर, दिल्ली, मुंबई एवं देश के कई बड़े शहरों में व्यापार के माध्यम से भेजी जाती है। मुजफ्फरपुर में कई लीची प्रसंस्करण उद्योग है। इसमें लीची के जूस, जैम, जेली, मधु आदि बनाए जाते हैं। फलों एवं सब्जियों को ज़्यादा समय तक बचाए रखना संभव नहीं होता क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको अधिक समय तक बचाए रखने के लिए शीत गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। शीत गृहों में अधिक समय तक इनकी सुरक्षित भंडार किया जा सकता है। विगत वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। बागवानी फसलें जैसे कि फसलों का विकास तभी संभव है जब इनको प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाई जाएं। इनके कई उत्पादन एवं इकाइयों द्वारा तैयार किया जाए। फल प्रसंस्करण इकाई लगने की बिहार में काफ़ी संभावना है। इस दिशा में सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास हुए हैं। इसके बाद महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग में ले गए जहाँ केले के बड़े बड़े आढ़त थे। यहाँ केले के छोटे बड़े घौद नज़र आ रहे थे। फल मंडी में केला मुख्यतः वैशाली एवं आसपास के क्षेत्रों तथा नवगछिया एवं भागलपुर से क्षेत्रों से आता है। पूरे राज्य का लगभग 50% केला इन्हीं क्षेत्रों में पैदा होता है। केला उत्पादक किसान प्रायः केला स्थानीय व्यापारियों को खेत में ही बेच देते हैं। स्थानीय व्यापारी से केले की थोक व्यापारी खरीद कर इन्हें ट्रकों में फल मंडी भेज देते हैं। अब धूप तेज होने लगी थी। कुछ बच्चे वहाँ ठेले पर बिक रहे गन्ने के रस पीने की इच्छा व्यक्त करने लगे। रस पीते हुए महताब साहब ने कहा कि इस मंडी में ईख भी आते हैं, लेकिन गन्ना सिर्फ इन्हीं रस बेचने वाले द्वारा खरीदा जाता है। गन्ने द्वारा मुख्यतः चीनी और गुड़ बनाया जाता है। कई गन्ना उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में चीनी मिलें चल रही है वहाँ सीधे मिल को गन्ना बेच देते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन कई छोटे किसान तथा वैसे किसान जो आसपास की चीनी मिल नहीं है गन्ना की पेराई कर गुड़ बना लेते हैं। गुड़ की भी अच्छी कीमत किसानों को मिल जाती है। हालांकि
गुड़ बनाने में अधिक श्रम तथा समय लगता है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। दुर्भाग्य है कि आज बिहार की लगभग सभी मिलें बंद है। जूट जूट बिहार की एक प्रमुख फसल है। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी मंडी है। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन में आदि में होता है। पर्यावरण संस्करण कारणों से जूट एवं उससे निर्मित वस्तुओं की मांग बाजार एवं निरंतर बढ़ रही है। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। बाजार की कड़ियों को समझते हुए हमने देखा कि किसान की फसल मंडी या मिल तक कैसे पहुंचती है। कुछ किसानों का फसल का उचित भाव मिल पाता है, परंतु बहुत से छोटे किसान इससे वंचित रहते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन के कई सुझाव भी सामने आए हैं। हमने यह समझा कि थोक बाजार या मंडी के कारण एक जगह पहुंच पाता है और फिर दूर दूर के उपभोक्ताओं तक अन्य व्यापारियों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इन कड़ियों को समझते हुए कई संभावनाओं के फायदे नुकसान पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शीतगृहों का होना, उद्योग लगना, फसलों में बदलाव लाना आदि असमानता को कम करने के लिए यह जरूरी है कि मंडी व्यवस्था बेहतर बने और इसका लाभ छोटे और मध्यम किसानों तक पहुँचे।